प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेज़ों की भारत पर विजय पर 7वां व्याख्यान। इससे पहले 6 व्याख्यान हो चुके हैं। विगत व्याख्यान की हम बात करें तो उसमें हमने मीर जाफ़र केंद्रित चर्चा की थी। मीर जाफ़र जो कि 1757 से लेकर के 1760 तक बंगाल का नवाब रहा, अंग्रेज़ों के सहयोग से बना, अपने स्वामी सिराजुद्दौला से विश्वासघात करके बना। अंग्रेज़ों ने षड्यंत्र के माध्यम से बंगाल में सत्ता का परिवर्तन किया और अंग्रेज़ों ने बंगाल के नए नवाब मीर जाफ़र से खूब धन वसूल किया। और जब नया नवाब मीर जाफ़र उनकी धन की लगातार मांग को पूर्ति करने में असफल रहा तो मीर जाफ़र को हटा करके और उसके स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, जिसने 1760 से लेकर के 1764 ईस्वी तक बंगाल के नवाब के रूप में कार्य किया। मीर कासिम मीर जाफ़र का दामाद था। वह पारसिक जाति का था। उसके पिता रज़ा खां शाही मनसबदार तथा बंगाल में एक जागीरदार थे। बाल्यावस्था में ही मीर कासिम की अच्छी शिक्षा हुई और मीर कासिम एक यूँ कहें कि एक अच्छा पढ़ने वाले मेधावी विद्यार्थी के रूप में अच्छी शिक्षा उसने ग्रहण की। और राजस्व का उसे बड़ा अच्छा ज्ञान हो गया, रेवेन्यू का, इकोनॉमिक्स का। परंतु वह सैनिक शिक्षा में सिद्धस्त नहीं हो सका। वो एकेडमिक तो सही था, लेकिन उस समय की जो एक आवश्यकता थी कि प्रत्येक जो पदाधिकारी है उसको या शासक है उसको एक अच्छा सेनापति होना चाहिए, वो गुण उसमें नहीं थे। उसकी जो योग्यता थी एकेडमिक, रेवेन्यू पर उसकी पकड़, इकोनॉमिक्स, उससे प्रभावित होकर के ही मीर जाफ़र ने उसे अपनी पुत्री फातिमा बेगम का निकाह किया। 3 जुलाई 1760 को मीर जाफ़र के पुत्र मिरन की हत्या हो गई थी। पिछले व्याख्यान में हमने किया था। अतः अब स्वाभाविक रूप से बंगाल का जो नवाब है उसका उत्तराधिकारी मीर कासिम होता है और मीर कासिम ऐसा सोचता भी है। उसने भी अपने ससुर मीर जाफ़र के साथ विश्वासघात किया, क्योंकि मीर जाफ़र ने अपने पहले वाले नवाब के साथ में विश्वासघात किया था। और अंग्रेज़ों की सहायता ली मीर कासिम ने, बंगाल की गद्दी प्राप्त कर ली। बंगाल के नवाब बनने के उपरांत मीर कासिम ने 27 सितंबर 1760 के समझौते के अनुसार 6,26,000 पाउंड की आय वाले बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव के इलाके अंग्रेज़ों को सौंप दिए। बकाया रकम उसने किस्तों में अदा कर दी और मीर जाफ़र द्वारा गिरवी रखे आभूषण भी उसने कैश दे करके छुड़वा लिए। फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध करने हेतु नवीन नवाब ने 5 लाख रुपए चंदे के रूप में कंपनी को दिए। फ्रांसीसियों से युद्ध कौन करेगा? कंपनी करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके लिए मीर कासिम जो नया नवाब है वो 5 लाख कैश देता है। इसके अलावा नवाब ने 25 लाख जो करेंसी है, वो रुपया है, कंपनी के उच्च अधिकारियों को उपहार स्वरूप दिया।
उपहार प्राप्त करने वालों में वेनसिटार्ट और हॉलवेल भी थे। हॉलवेल वही जिसका हमने कल भी जिक्र किया और पहले भी जिक्र आया काल कोठरी की घटना के संबंध में, एक झूठा अंग्रेज अधिकारी। वेनसिटार्ट ने 5 लाख रुपए लिए जबकि हॉलवेल ने 2 लाख रुपए। कंपनी को अपनी मुद्रा ढालने का अधिकार पहले ही मिल चुका था। नवाब की विदेश नीति पर कंपनी ने अलग से अपना कंट्रोलिंग अथॉरिटी अपने पास में रखी। इन सब के बदले कंपनी ने नवाब को सुरक्षा की गारंटी दी, परंतु नवाब को यह भी स्पष्ट कर दिया कि सैनिक सहायता देने की सिचुएशन में सैनिक खर्च नवाब को ही वहन करना पड़ेगा। ये भी तय हो गया। मीर कासिम ने अपनी समझदारी का परिचय अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करके भी दिया। हालांकि अपदस्थ नवाब मीर जाफर चुपचाप अपना जो है अधिकार छोड़ करके यानी कि राजगद्दी छोड़ करके कलकत्ता चला गया। तथापि मीर कासिम ने 15,000 रुपये मासिक पेंशन उसकी जो है वो तय कर दी। सेना के असंतोष को दूर करने की दृष्टि से सैनिकों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला था, वो वेतन भी उसने दिया। इस प्रकार बंगाल में सत्ता का यह दूसरा परिवर्तन बिना खून की एक बूंद बहाए शांति से हो गया। इसलिए इतिहासकार इसे बंगाल की दूसरी क्रांति कहते हैं। वेनसिटार्ट ने और हॉलवेल ने मीर जाफर को क्रोधी, क्रूर, लालची व विलासी बता करके उसको राजगद्दी से उसको रिलीव कर दिया और नए शासक को ज्वाइन करवा दिया। अब हम बात करते हैं मीर कासिम की कठिनाइयों के बारे में। देखिए, मीर कासिम को बंगाल का नवाब का पद प्राप्त हो गया, लेकिन ये जो ताज है ये ताज कोई फूलों का ताज नहीं था, इसमें बहुत कांटे भी थे। मीर कासिम को बंगाल का एक योग्य नवाब के रूप में इतिहासकार देखते हैं। वह समझदार भी था और दूरदर्शी भी था। उसे नवाब बनने से पूर्व इसका आभास था, तय राज सिंहासन पर गद्दी पर बैठते ही उसे जो कठिनाइयाँ थीं उनकी हम चर्चा करते हैं, जिनका उसे पहले से था और उसने इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया। पहली जो कठिनाई है बंगाल में अराजकता का व्याप्त होना, यानी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसकी स्थिति बड़ी ख़राब थी। दूसरा, जो जमींदार हैं वो स्वामी भक्त नहीं थे। तीसरा, शाही कोष खाली होना। चौथा, सेना में व्याप्त असंतोष। पांचवा, अंग्रेज़ों के पास में रिमोट कंट्रोलिंग अथॉरिटी अंग्रेज। ये मीर कासिम के सामने कठिनाइयाँ थी। मीर कासिम ने उनका समाधान किया। जैसा कि इतिहासकार बिपिन चंद्र लिखता है कि मीर कासिम एक योग्य और दृढ़ शासक था, अतः सेना का असंतोष तो उसने उनकी बकाया वेतन का भुगतान करके दूर कर दिया। इसके अलावा ये सुधार भी किए। उसने बंगाल की सेना में सुशिक्षित सैनिक भर्ती किए। इसके अलावा सैनिकों को समय पर वेतन देना प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त जो सैनिक नवाब को स्वामी भक्त प्रतीत नहीं हुए उन्हें सेना से निकाल दिया और बंगाल से निष्कासित कर दिया। नवाब ने सेना में अनुशासन बनाए रखने का पूरा प्रयास किया। उसने अपनी सेना में फ्रेंच तथा आर्मेनियन साहसिक व्यक्तियों को भी नियुक्त किया। खासकर उन्होंने ट्रेनिंग का कार्य भी किया भारतीय सैनिकों को। एक, उसने शस्त्र निर्माण की तरफ पूरा ध्यान दिया। नए तरीके के शस्त्र बनाने के लिए उसने अपने यहाँ पर व्यवस्था की और उसने सेना का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो
अंग्रेजी आधार पर किया, जैसे अंग्रेज़ों के यहाँ था उस प्रकार सैन्य संगठन की उसने संरचना की। तोप खाने की व्यवस्था भी पाश्चात्य ढंग से की गई। ये बात मीर जाफ़र ने कुछ अपनी जो है सेना संबंधित समस्याओं को दूर करने का जो प्रयास किया। इसके अतिरिक्त आर्थिक संकट की यदि हम बात करें तो मीर जाफ़र उसकी तरफ भी पूरा उसका ध्यान था, माफ़ करना मीर कासिम का। वह यह भली भांति जानता था कि यदि मुझे अंग्रेज़ों के प्रभाव से मुक्त रहना है तो अपनी सेना को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित बनाना पड़ेगा तथा साथ में अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार करना होगा। इसलिए उसने कुछ सुधार किए। पहला, धनी व्यक्तियों से उसने रुपया वसूलने का कार्य किया। उनके न देने पर उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाने में उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। दूसरा, मीर जाफ़र के समय के उच्चाधिकारियों को उसने अपना हिसाब देने के आदेश दिए। जिन अधिकारियों ने सरकारी रकम को अनुचित तरीकों से हड़प लिया था उनसे धन वसूली का कार्य किया। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग में, जिसमें कि बेईमानी की बहुत गुंजाइश थी, ईमानदार व्यक्तियों को नियुक्त किया। चौथा, बेईमान व्यक्तियों की संपत्ति छीनकर उन्हें उनके पद से हटा दिया, राजस्व विभाग में जो भी बेईमान लोग थे। पांचवा सुधार यह किया कि नवाब मीर जाफ़र के समय की हरम की औरतों के आभूषण छीन लिए, जो सोने चांदी हीरे जवाहरात जो भी आभूषण थे वो उसने छीन लिए। और इसके अलावा उसने धनी व्यक्तियों पर अनेक दोषारोपण करके उनकी संपत्ति छीन ली। बिना बात भी लोगों को ब्लेम किया और बहाना बना करके उनकी संपत्ति उसने छीन ली। और इन कारणों से ये जो उसने सुधार किए, इससे विद्यार्थियों, कंपनी को वह इतना धन दे सका और अपने खजाने को भर सका था। इसके साथ ही मीर जाफ़र की पेंशन तथा सैनिकों के जो बकाया वेतन थे उनके भुगतान की भी उसने व्यवस्था कर दी थी। लेकिन जो जमींदार थे वो जमींदार मीर जाफ़र को एक निर्बल नवाब समझकर उन्होंने भूमि कर शाही खजाने में जमा करवाना बंद कर दिया था। वे नवाब के स्वामी भक्त एवं आज्ञाकारी नहीं रहे थे, परंतु मीर कासिम ने उन जमींदारों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए। भूमि कर जमा न करने वाले जमींदारों को सख्ती के सहारे राजस्व जमा करने को बाध्य किया। अधिक उद्दंड जमींदारों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करके उसने उन्हें नतमस्तक किया। यदि मिसाल की हम बात करें तो वीर भूमि का जमींदार था असद जमा खां। उसने उसके प्रति सैनिक कार्रवाई की थी। भोजपुर के जमींदार भी विद्रोही हो गए थे, अतः नवंबर 1761 में उसने उन पर आक्रमण करके उन्हें भी सही रास्ते पर लाने का कार्य किया। शाहाबाद और बेतिया के जमींदारों को भी उसने नतमस्तक होने के लिए बाध्य किया। जमींदारों के साथ सख्ती बरतने के अलावा उसने लगान व्यवस्था में सुधार करके भी जमींदारों को भूमि कर देने के लिए यूँ कहें कि उसने उनको राजी कर लिया। अपने इन प्रयासों से उसने अपने आप को एक सुयोग्य शासक सिद्ध किया और आर्थिक कठिनाइयों का निवारण करके अपने प्रांत को समृद्ध बनाने का भी उसने यथासंभव प्रयास किया। अवध के नवाब वजीर से समझौता करके सीमावर्ती क्षेत्रों में भी शांति स्थापित की, परंतु विद्यार्थियों, यह अंग्रेज़ों के लिए बिल्कुल एक अच्छा मैसेज नहीं था। अंग्रेज़ ऐसा नवाब नहीं चाहते थे जो योग्य हो, वो कठपुतली चाहते थे। वो एक ऐसा व्यक्ति चाहते थे
जो अंग्रेज़ों के इशारे पर चले। तो अंग्रेज़ नवाब से ईर्ष्या और नवाब के प्रति कटुता रखने लगे। यदि हम कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा कारण मीर कासिम का एक सुयोग्य प्रशासक होना। दूसरा, मीर कासिम व अंग्रेज़ों के मध्य सितंबर 1760 में जो संधि हुई उसकी शर्तें अस्पष्ट थीं। दोनों पक्ष अपने अपने दृष्टिकोण से उसका अर्थ लगा रहे थे। मीर कासिम ने सोचा कि संधि से अंग्रेज़ों का प्रमुख उद्देश्य धन व जागीर लेना है, अतः उसने समझा था कि इन दोनों शर्तों को पूरा करने के बाद वह स्वतंत्र है, अपने हिसाब से शासन करेगा। इसके विपरीत अंग्रेज समझते थे कि इससे भी वे पूर्ववत धन लेते रहेंगे जैसे मीर जाफ़र से लेते रहे थे, और उनकी उम्मीद थी कि ये भी मीर जाफ़र की तरह एक दूध देने वाली गाय, एक आज्ञाकारी कठपुतली शासक उनके लिए वो बना रहे। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, मीर जाफ़र के सैनिक सुधारों की हमने बात की, ये अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आया, क्योंकि यदि मीर कासिम बंगाल का नवाब सैनिक रूप से यदि मजबूत होता है तो वो अंग्रेज़ों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो अंग्रेज़ इस बात को लाइक नहीं कर सकते थे। फिर मीर कासिम ने अंग्रेज़ों से बर्दवान को वापस मांग लिया। जब संधि हुई थी तो बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव के 3 जिले कंपनी को इस शर्त पर दिए थे कि कंपनी उसकी सुरक्षा के लिए सेना रखेगी और उसका खर्चा तीनों जिलों की आय से वहन किया जाएगा। परंतु जब मीर कासिम ने देखा कि यह सेना तो उसके विरुद्ध ही काम ली जा रही है, यानी कि नवाब के विरुद्ध, तो कंपनी से ये तीनों जिले लौटाने के लिए कहा, बर्दवान भी, मिदनापुर भी और चटगांव भी। इस पर कंपनी मीर कासिम से नाराज़ हो गई और उसे हटाने की सोचने लगी। इसके अलावा मीर कासिम ने जो प्रशासनिक सुधार किए तो अंग्रेज दंग रह गए और अब उनको लगा कि ये तो कठपुतली नहीं बनेगा, तो अंग्रेज उससे कटुता उसके प्रति रखने लगे और हटाने की सोचने लगे। मीर कासिम ने एक काम किया, राजधानी परिवर्तन। बहुत बड़ा प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था ये, और वह जानता था कि अंग्रेज़ों के नियंत्रण से मुक्त रहने के लिए राजधानी को ऐसे स्थान पर ले जाना चाहिए जहां अंग्रेज़ उसको डिस्टर्ब ना करें, उनका आना जाना कम रहे। इसी विचार से उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर बना ली। इसी राजधानी परिवर्तन से अंग्रेज़ नाराज़ हो गए। वे समझ गए कि नवाब यह सब कुछ संप्रभुता प्राप्त करने के लिए कर रहा है। तो अंग्रेज़ों और नवाब के बीच यूँ कहें कि विद्यार्थियों ठन गई। फिर शाह आलम का बिहार पर आक्रमण, जो मुग़ल शहजादा अली गौहर था, हमने चर्चा भी की थी। उसने जब वो बादशाह बना शाह आलम के नाम से, तो अपने आप को वास्तविक सम्राट सिद्ध करने के लिए 1760 में बिहार पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज़ों ने उसके विरुद्ध मेजर कार्नक को भेज दिया। कंपनी के इस सैनिक अभियान में मीर कासिम ने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया। इससे अंग्रेज़ नाराज हुए। कार्नक ने शाह आलम को पराजित कर दिया। दोनों पक्षों में संधि हो गई। इस संधि के अंतर्गत शाह आलम ने अंग्रेज़ों से अपना संरक्षण चाहा। अंग्रेज़ों ने यह वायदा कर लिया। मीर कासिम को यह जो संधि हुई वो उसको अच्छी नहीं लग सकती थी। इसके अलावा विद्यार्थियों, मीर कासिम ने अपनी जो राजधानी है वहाँ किलेबंदी प्रारंभ कर दी। 40,000 सैनिक वहाँ रख लिए। शस्त्र निर्माण का कारखाना भी स्थापित कर लिया और अंग्रेज़ों का उस एरिया में प्रवेश वर्जित कर दिया। ये अंग्रेज़ों के लिए अपमान की भी बात थी, शंका की भी बात थी,
और अब अंग्रेज़ उसको नियंत्रण करने के अवसर ढूंढने लगते हैं। एक जो फ्री पास हमने पहले के व्याख्यानों में भी चर्चा की है, मुगल सम्राट से जो अंग्रेज़ बिना चुंगी के व्यापार करने का अधिकार मिला हुआ था, उसका ईस्ट इंडिया के अधिकारी कर्मचारी दुरुपयोग करते थे और इस दुरुपयोग से जो कंपनी है उसके राजकोष में नुकसान हो रहा था और प्रजा जो है उस पर भी फर्क पड़ रहा था। अब अंग्रेज अपने इस फ्री पास को भारतीय व्यापारियों को बेचकर वैसे और भी नुकसान पहुंचा रहे थे। तो मीर कासिम ने इस संदर्भ में कंपनी को कई पत्र लिखे, परंतु उनका कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। इस पर खींचकर नवाब ने, विद्यार्थियों गौर से सुनिएगा, नवाब ने स्थानीय व्यापारियों को भी फ्री पास, फ्री ट्रेड की व्यापार करने की अनुमति दे दी। किसी से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ना हिंदू से, ना अंग्रेज़ से, ना मुसलमान से, सब व्यापार करो। इससे अंग्रेज़ नाराज़ हुए, बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि कंपनी भी लाभ कमा रही थी, अंग्रेज़ी अधिकारी कर्मचारी भी कमा रहे थे। अब उन सबको जो है नुकसान होने लगा। इसके बाद बात होती है विद्यार्थियों पटना हत्याकांड की। पटना स्थित अंग्रेज़ फैक्ट्री का जो है एलिस, अंग्रेज़ फैक्ट्री का जो फैक्ट्री का प्रेसिडेंट था उसका नाम था एलिस। उसने कलकत्ता में एक शिकायती पत्र भेजा और उसमें लिखा कि नवाब के अधिकारी स्थानीय जुलाहों और अंग्रेज़ों, आमिलों और कारीगरों को अंग्रेज़ फैक्ट्री में काम करने नहीं देते। इससे नवाब व कंपनी के संबंध बिगड़ते चले गए। नवाब ने 1762 में कलकत्ता कौंसिल को लिखा कि कंपनी के कर्मचारी दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हैं और जगह जगह अधिकारियों का अपमान करते हैं। किसके अधिकारियों का? नवाब के अधिकारियों का। इस पर पटना पर 1763 में एलिस ने अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया। जब एलिस ने पटना को लूटने का प्रयास किया तो उसके प्रतिरोध में मीर कासिम ने अपनी सेना भेजी और पटना पर अधिकार कर लिया। नवाब ने कंपनी से लूट का हर्जाना भी मांगा। कंपनी इससे नाराज़ हो गई। मेजर एडम्स को सेना लेकर कंपनी ने भेज दिया। कई झड़प के उपरांत मीर कासिम की सेना पराजित हो गई। इस पराजय पर आग बबूला होकर नवाब पटना पहुंचा और 148 अंग्रेज़ कैदियों को उसने कत्ल करवा दिया, जिनमें स्त्री बच्चे भी थे। पटना का यह हत्याकांड मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य झगड़े का, विवाद का प्रमुख कारण बना। उसी प्रकार जैसे कि कलकत्ता की काल कोठरी पलासी के युद्ध का कारण बनी थी, जब गुमास्तों ने भी कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों की भांति बिना चुंगी चुकाए व्यापार करना प्रारंभ कर दिया, तो मीर कासिम को यह बुरा लगा। उसने वेंसीटाट को शिकायत की और स्वयं मुंगेर गया। मीर कासिम से गवर्नर जो है गया और मीर कासिम से बातचीत की। तो ऐसे बहुत से कारण विद्यार्थियों इकट्ठे हो गए थे और इस कटुता का परिणाम यह हुआ कि जुलाई 1763 में मीर कासिम को अपदस्थ कर मीर जाफिर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया। सुन रहे हैं विद्यार्थियों आप? मीर कासिम को अपदस्थ कर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इस परिवर्तन से बंगाल की दशा में सुधार न होकर उल्टा बिगाड़ हो गया। मीर जाफर ने नवाब बनते ही मीर कासिम द्वारा हटाए गए चुंगी कर को वापस लगा दिया और जो अपदस्थ मीर कासिम अवध चला गया और उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला व मुगल सम्राट शाह आलम से कंपनी के विरुद्ध एक समझौता कर लिया। और अब विद्यार्थियों आगे जो कुछ होगा वो हम शेष जो है इसका अगले व्याख्यान में करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।